नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे साहब। हमेशा की तरह हम लोग चुनाव की सोचते हैं, जब जब भी बात आती है तो सोचते हैं पूरे पांचों राज्यों की बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना कुछ हो रहा है कि उसको एक हफ्ते में फिर आपसे बात करके उसको समेटने में ही पूरा समय निकल जाता है। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। आज एक बेसिक प्रश्न मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ, बहुत ही मूलभूत प्रश्न। बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? क्योंकि अभी भी वो मुद्दे कम से कम मुझे क्लियर नहीं हो रहे हैं। पहले वो था कि राम मंदिर, फिर काशी विश्वनाथ, फिर मथुरा, फिर विकास, फिर लाभार्थी। अब लेकिन आज अगर आप देखिए तो योगी जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें वही कि जो बाकी समय वो आतंकवादों को पनाह देते हैं, वो उनको वो देते हैं, वो यही सब बातें कर रहे हैं। इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अपना नैरेटिव तो बिल्कुल ठीक से सेट कर रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वो प्रोएक्टिव है। तो मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी किस मुद्दों पे अभी तक आपको लग रहा है कि चुनाव लड़ना चाह रही है? भाई, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, ये तो एक बात है। वो तो बदलते रहते हैं और उनका फोकस बदलता हुआ दिखाई पड़ता रहता है। लेकिन भाजपा की जो पूरी चुनावी रणनीति है उसकी मुख्य तौर पर दो धुरियां हैं। एक धुरी यह है, वो लगातार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि योगी जी की सरकार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा है और ये आम लोगों को सुरक्षा देने वाली सरकार रही है। और इस तर्क का, ऊंची जातियों का भाजपा का जो वोट बैंक है वो इस तर्क से काफी आश्वस्त है। दूसरा तर्क बुनियादी तौर पे उन लोगों का यह है कि हमने 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है लोगों के खाते में ट्रांसफर कराया है और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं। तो लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग बना है, वो भाजपा को हमदर्दी से देख रहा है। जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है वो इस अपेक्षा में है कि आगे ये सरकार चलेगी तो हमें और भी लाभ मिलेगा। और जी। मैं बताऊं कि हमारे एक मित्र हैं जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं, चूंकि वो गरीब किसान परिवार से आते हैं, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि उनके खाते में पिछले 1-1.5 साल में 17,500 करोड़, साढ़े 17,500 रुपए आया है। और उनके भाई को सरकार ने टैबलेट भी दे दी है। और ये जो जिन लोगों को टैबलेट नहीं मिली है उनके रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं कि उन्हें अगली बार सरकार बनेगी तो उनको टैबलेट मिल जाएगी। जी। तो ये जो स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा तर्क ये है कि ये दो वजह हैं, ये दो मुख्य वजह हैं जिनकी वजह से भाजपा सरकार को वोटर दोहराएंगे उत्तर प्रदेश अच्छा, में। मैं एक चीज और, क्योंकि एक दो चीजों को मैं कह दूं। कांग्रेस हिस्सों में अपना जो मैनिफेस्टो है उसकी घोषणाएं, कल उसने भर्ती विधान किया, उससे पहले शक्ति विधान करके किया था। मोर और लेस अपने मैनिफेस्टो को धीरे धीरे किश्तों में रिलीज करती जा रही है। सपा भी मोर और लेस, हालांकि सपा भी मोर और लेस अपनी बातें कहती जा रही है कि भाई हमारे ये चुनावी वादे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूरा रिलीज ही कर दिया है। इसमें केवल बीजेपी ऐसा है जिसने अभी तक अपना मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि मैं अपना फॉर्मल मैनिफेस्टो जब बीजेपी रिलीज कर देगी तब करूंगा। तो बीजेपी में क्या दिक्कत है, क्यों अभी तक रिलीज नहीं कर रही है बीजेपी अपना मैनिफेस्टो? देखिए, अब आज कैराना से अमित शाह पूरी चुनावी मुहिम को अपने हाथ में लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज से शुरुआत उन्होंने कर दी है। उसके बाद फिर वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई मीटिंगों को की अध्यक्षता करेंगे और जाट वोटों को दोबारा किस तरीके से पटाया जाए, इसकी पूरी रणनीति के ऊपर काम करेंगे। और जाटों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने में 2014 के चुनाव में अमित शाह, जो यूपी के इंचार्ज थे उस वक्त, उनकी प्रमुख भूमिका रही थी। उन्होंने यहाँ ही मशहूर भाषण दिया था कि ये बदला लेने का वक्त आ गया है। तो वो सांप्रदायिक दंगे के संदर्भ में था वो भाषण। लेकिन अमित शाह पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी चुनावी मुहिम की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले वोट पड़ेंगे, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही वो शुरुआत कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो कब जारी करती है, क्या जारी करती है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है। और क्योंकि मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें लिखी होती हैं, कोई मैनिफेस्टो, ना पार्टी मैनिफेस्टो अपना बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं और ना ही वोटर मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देते हैं। कुछ एक बातें जरूर होती हैं मैनिफेस्टो में जिनका फौरी राजनीतिक महत्व होता है, लेकिन मैं उसको बहुत महत्व नहीं देता इन बातों को।
नहीं, मुझे मुझे एक प्रोफेसर साहब ऐसा लगता है, कहीं मेरा अपना ये मानना है, बीजेपी डिले इसलिए कर रही है कि बीजेपी जैसे ही मैनिफेस्टो निकालेगी, आज डिजिटल युग है, सारी चीजें तार-तार हैं। 2017 का मैनिफेस्टो लोग सामने लाएंगे, कहेंगे भैया इस पे तुमने क्या किया था, इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे क्या करेंगे तो वादा आप फिर कर देंगे। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उस 2017 को कवर करके, क्योंकि 2017 की बात तो आएगी ही आएगी, आपने क्या वादा किया था और क्या डिलीवर किया। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी हुई है कि जैसे ही वो मैनिफेस्टो निकालेगी वैसे ही 2017 के मैनिफेस्टो को सामने रख के उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाए जाएंगे। लेकिन ये चीज तो ऐसी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मैनिफेस्टो पेश करने से पूरी तरह नहीं रोक सकती। मैनिफेस्टो तो, घोषणा पत्र तो लाना ही पड़ेगा, अपना चुनावी घोषणा पत्र। देर सवेर हो सकती है, अगर वो देर में भी करेगी तब भी भाजपा को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टो तो बहुत चालाकी से बनाए जाते हैं और ये सब करके मैनिफेस्टो बनाते समय भाजपा इस बात का ध्यान रखेगी। मैं एक चीज नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल के दिनों में मैं अपनी नजर से देख रहा हूं, अखिलेश यादव जी मोर और लेस रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोर और लेस। कल नहीं किए थे, लेकिन उनकी तरफ से उनकी पार्टी का कोई कर रहा है, कुछ हो रहा है, 1 बजे वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई नई बात भी बताते हैं। बीजेपी जो पंजाब की 30-35 सीटों की जब रिलीज करती है लिस्ट, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। यूपी की 80-84 सीटों को रिलीज कर रही थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रही है। अपर्णा यादव आ रही हैं तो वो कोई ट्वीट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। तो वो जो मोदी जी की बीमारी है वो धीरे धीरे पूरी पार्टी में आती जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस को से बात ही मत करो, क्योंकि प्रेस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे, अगर आप देखिए पिछले 4-5 दिनों में कहां प्रेस कर रहे हैं। ये हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार तय किए हैं उनको देख के मेरे ऊपर जो छवि बनी है कि भाजपा बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियों के लोगों को टिकट दे रही है और इससे ये और जो हम लोगों को उम्मीद थी कि वो बहुत बड़े पैमाने पर सिटिंग पहले से मौजूद विधायकों की टिकट काटेगी, ऐसा भी नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। हाँ, तो ये दो चीजें भाजपा कर रही है और व्यवस्थित रूप से कर रही है, ताकि एक तो उसको जो पिछड़ी जाति का विरोधी पार्टी के रूप में पेश करने की जो मुहिम चली थी, ताकि उस मुहिम का भी इससे खंडन होता है, और दूसरे वो स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका मुकाबला करने के लिए टिकट काटने वाली बात जो थी, वो बात भी उस तरह से सही नहीं दिखाई पड़ रही है अभी। तो अभी 2 चरणों के बारे में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अब देखिए आगे क्या होता है। और मायावती के बारे में मुझे मालूम पड़ा है, अभी अभी प्रोफेसर रविकांत एक कार्यक्रम में बता भी रहे थे और मुझे उनकी बात ठीक भी लग रही थी कि मायावती ने भी पिछड़ी जातियों को काफी टिकट दिया है और जो प्रभारी बनाए हैं उसमें पिछड़ी जातियों का काफी स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 54 जिलों के अपने अध्यक्षों को भी पिछड़ी जातियों से ही बनाया है। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि 2014 से 2017 के बीच में स्थानीय स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव करने की जो की सांगठनिक गतिविधि थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया था और वो अध्यक्षों को नामजद करने पर चली गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर चुनाव होंगे तो वहां ऊंची जातियां चुन के आ जाएंगी और जबकि वो पिछड़ों को वहां पे अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो ये जो रणनीतियां हैं कि अपने संगठन को किस तरह से क्रमशः पिछड़ों के हाथ में दे देना है, भाजपा इसके ऊपर मजबूती के साथ अमल कर रही है। मुझे लगता है कि इन तमाम तथ्यों की रोशनी में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के चुनावी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। ठीक बात। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जैसा उम्मीद थी कि भाजपा बहुत से टिकट कटेंगे, लोग कह रहे थे कि 1/3 टिकट कम से कम कटेंगे, अभी वो शायद 18-19-20% की टिकट कटने पे बात आ रही है। लेकिन इसी से दूसरा प्रश्न होता है कि जो लॉजिक 33 मतलब 1/3 टिकट या उससे ज्यादा 40% टिकट काटने की बात थी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है उन लोगों की लोकल लेवल, तो वो तो आज भी गुस्सा कायम होगा। तो वो तो मतलब अगर जैसे होता है ना, अगर उस लॉजिक अगर उस समय सही थी तो आज वो लॉजिक गलत कैसे हो सकती है। मैं एक और बात पूछ रहा हूं, एक ट्रीटमेंट की भी बात है और संघमित्रा मौर्य ने एक फेसबुक पे अपना बहुत ठीक बात लिखी। संघमित्रा मौर्य ने लिखा कि वो जो डिफरेंस है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का, वो ट्रीटमेंट में दिखाई दे रहा है। अपर्णा यादव को जब पार्टी में लिया जाता है तो योगी जी, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देशमुख, मतलब पूरी लाइन लगी हुई है उसको रिसीव करने के लिए। और संघमित्रा मौर्य के ऊपर तो लोगों ने
ट्रोल ही शुरू कर दिया था जब स्वामी प्रसाद, तो उन्होंने वो अगड़े पिछड़े की बात कहीं ना कहीं लाए हैं उसको। कल प्रियंका मौर्य जो एक कांग्रेस से एक तरह से टूट के गई हैं, उनको लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वो किए हैं पार्टी में इंडक्ट। तो वो आप अगर पिछड़ा हैं तो हम आपको टिकट कुछ दे देंगे, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो भाजपा में अभी भी मनुवादी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो गैर यादव पिछड़े नेता गए, तो उससे भाजपा का जो चुनावी नैरेटिव था उसको थोड़ा धक्का लगा था। उस धक्के को भाजपा ये मानती है कि हम कुछ प्रतीकात्मक किस्म की अगर कुछ गतिविधियां करेंगे तो हम उस नैरेटिव को दोबारा साध पाएंगे। ये अपर्णा यादव और या फिर उनके परिवार के और लोग भी जो भाजपा में गए हैं, मुझे लगता है उसको जो प्रमुखता दी गई है उसके पीछे ये बड़ा कारण है। जी, क्योंकि हरिओम यादव तो ऑलरेडी एक्सपेल्ड थे 6 साल के लिए। जो हरिओम यादव जी जो फिरोजाबाद की किसी एक सीट से इनके समधी कहे जाते हैं, वो ऑलरेडी एक्सपेल्ड थे सपा में 6 साल के लिए। जो गुप्ता जी हैं वो, मतलब मेरा कहना ये है कि कोई ऐसा बड़ा कैच नहीं था, लेकिन एक बड़ा कैच नहीं था। मैं मानता हूं अपर्णा यादव के भाजपा में जाने से भाजपा का एक भी वोट नहीं बढ़ेगा, ना यादव वोट बढ़ेंगे वोट बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ईमानदारी से बताऊं, सपा वाले चैन की सांस लिए हैं। जैसे मैं सहमत हूं आपकी बात। एक नाम मैं ले लूं जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लालू जी के जो बड़े लड़के हरकत करते हैं, वो कुछ ना कुछ हरकत हरदम किए रहते हैं। कभी लोग कहते हैं मैं जहर खा लूंगा अगर नहीं बनाऊंगा, वो एक असहज स्थिति पैदा करते रहते हैं तेजस्वी के लिए। तो तेजवीर जी जिस तरह की हरकत करते हैं, हालांकि वो तो फिर भी चुन के आ गए थे, ये अपर्णा जी तो चुन भी नहीं पाई थी, तो अपर्णा जी भी हरदम हुए। आज मुलायम सिंह यादव जी का पैर छूते हुए एक फोटो पेपरों ने प्रमुखता से छापी है, तो वो इतनी बहू तो है ही कि वो अपना जिद करके कि भाई मुलायम सिंह यादव के घर के अंदर की फोटो अगर बाहर आ रही है तो वो उसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से आ रही है, कोई ऐसे नहीं है। अपर्णा यादव भाजपा में जाए या समाजवादी पार्टी में जाए, इससे अखिलेश यादव की चुनावी कैंपेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं इनकी जो राजनीति है उसको गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अखिलेश यादव को आप ठीक कह रहे हैं, वो सब भाजपा में चली गई है, इससे अखिलेश यादव को निजी तौर पर संतोष की सांस ही उन्होंने ली होगी। हाँ, तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है समाजवादी पार्टी का। मैं एक बिल्कुल नई चीज नैरेटिव साधने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो भी उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं इन बातों से। मैं बिल्कुल एक नई चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि कल से मैं देख रहा हूं, कल परसों में 2 दिन बहुत ज्यादा एक टीवी में नई चीज आ रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जो ओपिनियन पोल जो लोग करते हैं, कि अखिलेश यादव या कोई, पहले तो वो कह रहे हैं कि सब लोग हार रहे हैं, भाजपा स्वीप कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव 350 सीट, कल ऑन रिकॉर्ड है कि 350 सीट भी अगर यूपी में ले आते हैं तो 2024 में मोदी जी कम से कम 65 सीट लाएंगे, और उसका नाम दिया जा रहा है मोदी डिविडेंड। ये कहा जा रहा है कि 2019 से पहले देखिए छत्तीसगढ़ में हारी थी, राजस्थान हारी, मध्य प्रदेश हारी, और उसके बाद किस तरह से सफाया किया। मेरी जो मैं समझता हूं जितना पॉलिटिक्स को, 2019 में कोई मोदी डिविडेंड नहीं था, ये सिर्फ बालाकोट और पुलवामा डिविडेंड था। अगर बालाकोट और पुलवामा नहीं हुआ होता तो मैं आज भी ये कहने को तैयार हूं बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आ रही थी। तो वो इंसिडेंट था और जिसको ठीक से यूज कर लिया था। आपको क्या लगता है कि हाल के दिनों में ये जो घटनाएं होती हैं उसको इन लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं? जैसे भाजपा की एक देखिए, मोदी डिविडेंड शब्द का मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूं, और मेरा मानना है कि एक मोदी डिविडेंड है। जिस तरह की इंदिरा गांधी का डिविडेंड था, उसी तरह से एक मोदी डिविडेंड भी है। वो विधानसभा चुनाव में कम काम करता है, लोकसभा चुनाव में वो ज्यादा काम करता है, ये भी बात सही है। विधानसभा चुनाव में कभी कभी बिल्कुल काम नहीं करता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में उसने बिल्कुल काम नहीं किया। यहाँ तक मोदी जी ने जहां जहां भाषण दिया वहां भाजपा जरूर चुनाव हार गई। उत्तर प्रदेश में वो काम करेगा, पश्चिम बंगाल जैसी उसकी स्थिति नहीं होगी। मोदी जी जब चुनाव में उतरे हुए हैं, पहले से ही उतरे हुए हैं, तो वो जहां जहां जाएंगे, भाषण देंगे, उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता काफी हमदर्दी के साथ में देखती है, तो मोदी डिविडेंड है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव हार गई तो इस मोदी डिविडेंड का बहुत बड़ा क्षय होगा। इसकी जो प्रभावकारिता है, इसकी एफिकेसी है, वो काफी घट जाएगी। यहां तक कि भाजपा के अंदर ही भाई 2022 से 2024 तक 2 साल नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की पराजय के साथ में, पश्चिम बंगाल की पराजय के साथ में गुजारने होंगे।
साथ में अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है, बेरोजगारी और महंगाई की कोई चरम सीमा। आज आज मोदी जी बहुत असुविधा में है, तो 2019 वाली जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा दिक्कत में है। मुझे तो लगता है कि अब फिर बालाकोट स्ट्राइक जैसा कोई चीज हो जाए, वो उसका भी मोदी को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा 2019 में प्राप्त हुआ था। तो मोदी डिविडेंड, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि मोदी डिविडेंड की जो छवि है वो बनी रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव अगर हार गए तो भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में मोदी और अमित शाह की क्षमताओं पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाएंगे। जी जी, मैं एक चीज और, जो लोग खड़े हैं वो तो विरोध करते ही हैं, वो तो आलोचना करते ही हैं। असली समस्याएं तब पैदा होंगी जो आलोचनाएं भाजपा के अंदर से उठेंगी। नहीं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड एक और बात आपसे कहूं, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए तो एक बार बार बात चल रहा है ना कि 22% वोट था सपा का, 40%, 39%, 40% भाजपा का था जो इंटैक्ट है। ये कैसे 22 से 29 का 39 का सफर पूरा करेंगे? लेकिन ईमानदारी ये है, कोई नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है मुझे नहीं मालूम। 2017 में सपा 311 सीट पे लड़ी थी और 311 सीट पे लड़के उसके 22% वोट थे। तो आप अगर उसको 400 सीट से वो करें, जो ये लड़े थे 396 सीट पे भाजपा वाले, तो आप अगर उसको करें तो वो 29-30% पे फिर वापस आ रहे थे, क्योंकि 2012 में उनको जब वो जीते थे 2012 में, तो वो 29-30% वोट से जीते थे। तो ये बार बार एक लोगों के दिमाग में बिठाना और एक प्रयोग के तौर पे और एक मुहिम के तौर पे कि वो 22 से 40 कैसे आएंगे, 22 से 40 कैसे आएंगे। अरे भाई, उनको 30 से 36 आना है, उनको 40 से 34 उतरना है। सिर्फ अगर आप गणित के हिसाब से देखें तो ये भी एक नैरेटिव बार बार सेट किया जा रहा है कि वो 22 से 40 कैसे। और देखिए, गणित के हिसाब से देखें तो केवल मैं ये मानता हूं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज और भाजपा के बीच में 2.5 से 3% वोटों का फासला है। जी जी, ठीक बात। भाजपा 6 से 7% आगे दिखाई पड़ती है। अगर अखिलेश 2.5 से 3% वोटों का सफर तय कर लें तो दोनों बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। जी, और वो निरंतर, देखिए पिछले 1-1.5 महीने में अखिलेश ने 1-2% का सफर और तय किया है। हाँ बिल्कुल, और उसको कम किया है। अगर किसी तरीके से कुछ दलित वोटों की गोलबंदी पर भी उन्होंने ध्यान दिया होता अखिलेश ने, तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो गई होती। लेकिन अब जो भी परिस्थिति है, ये समाजवादी आंदोलन की भी और मंडलवादी आंदोलन की पुरानी समस्या रही है कि वो दलित वोटों पर जरा कम ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा और अखिलेश के बीच में नजदीकी मुकाबला है और ये नजदीकी मुकाबला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा अगर मायावती अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर। अगर उन्होंने अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर खींचा तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। एक अभी खबर आई और इस पे मैं तुरंत आपसे रिएक्शन ले लूं, क्योंकि सपा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से कांग्रेस ने जैसे या तो चीजें छोड़ दी हैं या उसके हाथ से निकल गई। कांग्रेस जैसा लग रहा था आज से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, वो थोड़ा बाहर होती हुई नजर आ रही है कंटेस्ट से। और कांग्रेस का बाहर होने का मतलब उसके वोट, आपको क्या लगता है कि उसके जो भी वोट कम होंगे, 1% कम होगा, 2 होगा, 5 होगा, जो भी उसका फायदा भाजपा को ज्यादा मिलेगा कि सपा को मिलेगा? एक मैं सूचना के तौर पे बता दूं, प्रवीण ऐरन की पत्नी जी सुप्रिया ऐरन जी, जिनको कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में किया था, वो सपा ज्वाइन कर ली। तो उनको अभी जी, तो उनको भी ये कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे मतलब लॉस ऑफ कांग्रेस इज गेन फॉर बीजेपी और सपा। ये जरा समझना चाह रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस लड़ाई से बिल्कुल बाहर होती है और बिल्कुल अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने वोटों में बिल्कुल इजाफा कर पाने में नाकाम रहती है और पहले मिले वोट भी कम होते हैं, तो मुझे लगता है उससे भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत होगी। अच्छा, उससे भाजपा को लाभ होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस बिल्कुल स्त्रियों के वोट नहीं काट रही है, कांग्रेस बिल्कुल ब्राह्मणों को प्रभावित कर पाने में असमर्थ है, उनको बिल्कुल अपनी ओर नहीं खींच रही है, इसका मतलब है कि भाजपा को जो नुकसान पहुंचा सकती थी वो नुकसान कांग्रेस नहीं पहुंचा रही है जी। क्यों? कांग्रेस मुसलमान वोट तो पहले भी नहीं ले रही थी। नहीं, हाँ ठीक बात। मुसलमान वोट तो पहले भी नहीं रही थी, मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की क्षमताएं तो उसकी नगण्य थी बिल्कुल। जी जी। मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न,
एकदम से ऐसा लगा है कि जैसे होता नहीं, वो तेंदुलकर का भी एक पैच आता है, रफ पैच आता है, हर प्लेयर का आता है, हर नेता का आता है। वो जो गोल्डन टच ऑफ मोदी जी था, वो कहीं से लूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जैसे नेचर भी उनका मदद नहीं कर रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर वाली जो अभी हुआ, फिर वो जो कल परसों उनका हुआ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब वो कहने को तो लोग कहते हैं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है, इसका मतलब है। तो क्या वो एज इज कैचिंग ऑन, या कुछ इस समय दिन अच्छे नहीं है? आपको क्या लग रहा है, ये सब गलतियां क्यों हो रही हैं? देखिए, जैसे जैसे नेता सत्ता में पुराना होता जाता है और वैसे वैसे उसकी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरा कार्यकाल हमेशा ही दिक्कत तलब होता है, उसके अंदेशे बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो मेरे ख्याल से वही स्थिति है। और परिस्थितियां तो किसी भी नेता के प्रति अनुकूल नहीं है। महामारी की वजह से भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। दूसरे जनता भी फिर एक नेता को देखते देखते बोर हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है दूसरे कार्यकाल को निकल के तीसरे कार्यकाल को प्राप्त करना। तो मोदी जी उसी प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बड़ी छलांग भरने की उन्होंने कोशिश की थी। इस कोशिश में ममता बनर्जी ने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। अब उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से वो अपने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस लड़ाई में मोदी जी अपेक्षाओं के मुताबिक सफल नहीं हुए, तो उनका प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक भविष्य संदिग्ध हो जाएगा। उनकी जिसको मोदी डिविडेंड आपने कहा, और मैं भी मानता हूं कि मोदी डिविडेंड है, उस मोदी डिविडेंड की क्षमता बहुत घट जाएगी और भाजपा को ही उस मोदी डिविडेंड के ऊपर शक हो जाएगा। इसीलिए सारे महारथी जो हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद गए हैं। अमित शाह भी वहीं सक्रिय हैं, जगत प्रकाश नड्डा भी वहीं सक्रिय हैं, स्वयं मोदी जी वहां पर सक्रिय हैं, धर्मेंद्र यादव को पहले से वहां पर भेज रखा है। तो सारी लड़ाई क्योंकि पंजाब में तो कुछ है नहीं इनके पास। जी जी, पंजाब में तो ऐसी स्थिति है, कुछ है भी नहीं। वहां पर आम आदमी पार्टी इतनी आगे चल रही है कि मैं उसके बारे में चलते चलते आपको बता दूं। कल एबीपी के एक संवाददाता जैनेन्द्र चमकौर साहब में, जो कि मुख्यमंत्री चन्नी का निर्वाचन क्षेत्र है, एक राशन की दुकान के सामने लाइन में खड़े लोगों से बात कर रहे थे। 2 बार कैमरे उन्होंने बात करते हुए दिखाया। उन्होंने करीब 8-9 लोगों से बातचीत की। एक व्यक्ति को छोड़ के सारे व्यक्तियों ने कहा कि पंजाब में झाड़ू चलने वाली है। अच्छा, चन्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा। तो पंजाब में तो स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है। और अभी भी अगर आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव नहीं जीत पाई, तो फिर वो कभी पंजाब में चुनाव जीत भी नहीं पाएगी। सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं। कांग्रेस ने खुद अपने अंतरकलह के कारण अपने आप को लड़ाई में कमजोर कर दिया है। और मुझे लगता यह है कि आम आददमी पार्टी का पंजाब में जो उभार है, वो दरअसल राष्ट्रीय स्तर पे एक नई पार्टी जो दिल्ली की सीमाओं को तोड़कर करेगी, वो होने जा रहा है। ऐसा मुझे लगने लगा है। मुझे भी विश्वास होने लगा है कि शायद आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है। वो जो वैक्यूम है, एक ऑपोजिशन का जो वैक्यूम एक है विपक्ष का, हाँ, उस स्पेस को शायद। और जब अगर पंजाब में उसने सरकार बना ली, तो अभी संजय सिंह जी से मुलाकात हुई थी दिल्ली में, और वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि अभी हमारा शुरुआती दौर है, निश्चित रूप से अभी हमारा फोकस पंजाब के ऊपर ज्यादा है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, तो अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी वो लोग बहुत ही ताकत के साथ उतरेंगे। और फिर वो जो मॉडल है कि हम स्कूल ठीक कर देते हैं, हम बिजली ठीक कर देते हैं, हम अस्पताल ठीक कर देते हैं, ये जो मॉडल है, ये फिर दूसरे इलाके की जनता को भी आकर्षित करने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।